आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRAL के बारे में, यानी डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में। और अब यहाँ पर लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि जो 114 फाइटर जेट का इंतजार हम कर रहे हैं, उसमें इंटरनली काफ़ी कुछ ग्रोथ हुई है, क्योंकि डसाल्ट एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब आमने सामने आ चुकी हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल फ्रेंच एयरस्पेस जायंट डसाल्ट एविएशन इस समय एक बड़े मूव के साथ आगे बढ़ रही है, जहां पर वो डसाल्ट रिलायंस एयरस्पेस लिमिटेड, जिसको हम DRAL के नाम से जानते हैं, इसके फुल ओनरशिप को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये एक जॉइंट वेंचर है रिलायंस और डसाल्ट एविएशन का, जो कि नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। और ऐसे समय में जब डसाल्ट एविएशन 100% ओनरशिप चाहती है, तो यहाँ पर वो बेसिकली भारत में जो राफेल जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो 100% ओनरशिप रखते हैं, तो उनके लिए चीज़ों को एक्सेस कर पाना ज़्यादा आसान होगा। आपको बताते चलें कि नागपुर में ये जो फैसिलिटी है, अगर भारत MRFA के अंतर्गत राफेल फाइटर्स को सिलेक्ट करता है, तो उनका निर्माण यहीं पर होगा, जहां पर डसाल्ट एविएशन अपने DRAL की फैसिलिटी को एक्सपेंड करेगी और उसमें जो 114 फाइटर जेट्स हैं, इनका निर्माण किया जाएगा। हालांकि डसाल्ट एविएशन के इस मूव को, जिसके अंतर्गत वो 100% ओनरशिप चाहते हैं इस जॉइंट वेंचर की, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डसाल्ट एविएशन ये चाहती है कि जो 100% ओनरशिप है, इसके अपने फ़ायदे रहेंगे। जैसे कि डसाल्ट एविएशन का मानना ये है कि जो सप्लाई चेन है इंडिया में, उनमें उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा। और फ्रेंच फर्म इसको लेकर आर्ग्यू कर रही है कि अगर ऐसा होता है, तो इसका जो फ़ायदा है, ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफ़ी एफिशिएंटली हो पाएगी। इसके अलावा जो डसाल्ट एविएशन है, वो राफेल फाइटर्स के निर्माण को लेकर ये कहती है कि अभी उन्हें यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक्सपेंशन की ज़रूरत है, ताकि जाकर के ये जो फैसिलिटी है, ये राफेल जेट्स की जो डोमेस्टिक असेंबली है, उसके लिए तैयार की जा सके। हालांकि अभी भी जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, वो इनके इस मूव से खुश नहीं है, क्योंकि डसाल्ट एविएशन यहाँ पर 100% ओनरशिप को क्लेम करना चाहती है और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि भले डसाल्ट एविएशन इसको लेकर ये क्लेम करती है कि ओनरशिप होने के बावजूद जो पार्ट्स हैं, उनको भारत से ही सोर्स किया जाएगा, और इसके लिए भारत को आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस चीज़ को लेकर के कन्विंस बिल्कुल भी नहीं है। कन्विंस ना होने का कारण एक ये है कि एक मेजर कंसर्न जो डसाल्ट एविएशन को लेकर के ये है कि अगर उन्हें 100% ओनरशिप मिल जाती है, तो जो मैंडेटेड 70 से 75% के लोकल सोर्सिंग है कंपोनेंट्स की, इक्विपमेंट्स की इंडिया से, शायद उसको बाईपास करके सिर्फ इसे एक असेंबली प्लांट के तौर पर एक्टिव रखेंगे, जहां पर जो किट्स हैं, ये डसाल्ट की जो फ्रेंच फैसिलिटीज़ है, यहाँ से सप्लाई करी जाएंगी और भारत में सिर्फ उनको महज असेंबल किया जाएगा। ना तो इनका लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा और ना ही भारत से वो सोर्स करी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने चिंता का विषय बनी हुई हैं, और इसीलिए डसाल्ट एविएशन को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात हमारे रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऐसा लगता है कि अगर 100% ओनरशिप DRAL को ग्रांट कर दी जाती है, तो जो फंड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एलोकेट किए गए हैं, ये सीधे तौर पर डसाल्ट एविएशन और उनके इंडियन पार्टनर जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, उनको ही फायदा पहुंचाएंगे। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जो एक्चुअल टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेनिफिट भारत चाहता है अपने इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, ये प्रभावित हो जाएंगे। और ऐसे में डसाल्ट एविएशन जो टेक ट्रांसफ़र है, उसको कितना सीरियसली लेती है, ये भी चिंता का विषय भारत के लिए बना रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस समय भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने खड़ी हुई हैं, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इनको लेकर कन्विंस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम राफेल जेट की बात करें, तो राफेल जेट में तकरीबन 40,000 स्मार्ट और लार्ज कंपोनेंट्स जो हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे में इनकी लोकल सोर्सिंग अगर करी गई, तो जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो ये चाहती है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बड़ी संख्या में इन्वॉल्व किया जाए इस प्रोग्राम में, और डसाल्ट एविएशन जो है, वो इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करे। लेकिन अगर 100% कंट्रोल उनके पास होता है, तो ये उनके ऊपर होगा कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं या नहीं। और इसके अलावा जो परसेंटेज है, इसमें भी फेरबदल वो कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो डसाल्ट एविएशन के साथ संपर्क में है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का सिर्फ इतना कहना है कि आप पहले हमें इस चीज़ के लिए श्योर करें कि जो भी राफेल का प्रोडक्शन भारत में होगा, उनके लिए जो पार्ट्स होंगे, ये भारत से ही सोर्स किए जाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी जेट के लिए, उनके लिए भी जो DRAL है, वो पार्ट्स की सोर्सिंग भारत से करेगी, और एक निश्चित परसेंटेज तक जो पार्ट्स हैं, ये भारत से सोर्स किए जाने चाहिए।
और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि अगर DRAL को फुल यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है तो अपनी मनमानी शुरू करेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने हैं और इनको लेकर डसाल्ट एविएशन के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। हालांकि राफेल डील की बात करें तो राफेल डील को लेकर अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ये कब तक साइन होगी, लेकिन जिस प्रकार की डेवलपमेंट और हरकतें देखी गई हैं उसको देख करके हम इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनली जो बातचीत है ये अपने लेवल पर आगे बढ़ रही हैं और संभावित है कि इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो इस प्रोग्राम को दे दी जाएगी, जहां पर जो आगे चल के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का रूप लेगी और उसमें भारतीय वायुसेना अपनी डिटेल रिपोर्ट को कंप्लीट कर चुकी है और उसमें ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि कौन सा एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आने वाले 1 से 1.5 साल MRFA के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम डिले को फेस कर रहा है और इस समय भारतीय वायुसेना और अतिरिक्त डिले को फेस करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए वो अतिशीघ्र ये चाहते हैं कि जो कार्य है इसको पूरा किया जाए और एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये भारत में शुरू हो। क्योंकि एक अंदाज़ा के हिसाब से अगर ये डील 2025 के मध्य तक भी साइन कर ली जाती है तब भी जो पहला एयरक्राफ्ट है भारत को 2028 से 29 के पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो फैसिलिटी है इनको एक्सपेंशन का सामना करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तकरीबन 1 से 2 साल लग जाएंगे इसको इस कैपेबल बनाने में कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की असेंबली या प्रोडक्शन किया जा सके। खैर आपको बताते चलने कि अब रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनिशियली कुछ राफेल फाइटर्स को फ्लाईवे कंडीशन में भारत लाया जाएगा और बाकी के जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में ही बनाए जाएंगे। हालांकि नागपुर के बारे में हमें संदेह तभी हो गया था जब नितिन गडकरी सर ने सभी सभा के सामने आकर ये कहा था कि शीघ्र अतिशीघ्र आप देखेंगे कि नागपुर में जो राफेल फाइटर्स है इनका निर्माण होता दिखाई पड़ेगा। और तभी हमें ये कंफर्म भी हो गया था कि जो MRFA है इसमें अगर कोई एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हो सकता है तो उसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है ये राफेल फाइटर की है। तो एक तरफ जहां इसको लेकर बातचीत चल रही है तो वहीं अब जो एक MRO फैसिलिटी है नोएडा उत्तर प्रदेश में डसाल्ट राफेल की और मिराज 2000 की, इसको इस्टेब्लिश करने की खबर सामने आई है, जहां पर शीघ्र अतिशीघ्र वो फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, जहां पर मिराज 2000 और राफेल फाइटर्स को एक MRO सपोर्ट प्रदान किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी जो कॉम्बैट रेडीनेस है ये बनी रहे। हालांकि वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ज़रूरी स्पेयर्स जो हैं इनका प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा और ये सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और रीजनल जो भी राफेल और मिराज के ऑपरेटर्स हैं उनको MRO सपोर्ट यहाँ से दिया जाएगा। यानी जो डसाल्ट एविएशन के कदम है ये लगातार भारत में मजबूत हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाले भविष्य में जो कार्य है ये बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों राफेल्स को ऑपरेट करेंगी और ऐसे में इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हरकतें चल रही हैं कहीं ना कहीं इशारा है MRFA का और MRFA के आगे बढ़ने का, यह सिर्फ एक महज बातचीत है और उसमें कुछ भी गंभीरता से लेने लायक नहीं है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।